हमने आज 4 वक्ता 2 लोगों ने अपनी बातों को कहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने अपनी बात कही है। चूँकि आप देखेंगे कि जितने कार्य हैं दुनिया में, वह सभी कार्यों के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। आपने देखा होगा। और जैसे कि सुरेखा, प्रसन्नजीत और सानम संडे दोनों ने ही बात रखी है और उन्होंने मन की बात और किस तरह से हमारे महिलाओं का योगदान हो सकता है, इन पर उन्होंने बात रखी है। लेकिन मैं आप लोगों को जो कि मूलभूत बातें हैं और आपने देखा होगा कि संसार का कोई भी काम हो, लेकिन सभी कार्यों के लिए बोलने की एक आवश्यकता होती है। बिना बोले या बिना कम्युनिकेशन के आप अपनी बातों को नहीं कर पाएंगे और इसके लिए बहुत ही एक आवश्यक बातें होती है। और आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है सबसे पहले बोलने से पहले यही बोलते हैं कि हम बोल नहीं पाएंगे या हमें नॉलेज नहीं है या हम अपनी बातों को अच्छी तरह से नहीं कह पाएंगे वगैरह वगैरह, या हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और कई तरह के वो शुरू शुरू में अपनी बातों को कहने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और ये होता है बचने की प्रक्रिया कि हम उस काम से बचना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन बचना भी चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी तक वो हैबिट नहीं होती है। तो हैबिट नहीं होने की वजह से आपने देखा होगा, तो बचने का कोई ना कोई उपाय होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगले संडे आप लोगों को बोलना होगा, तो यही बातों को कहने की कोशिश करते हैं, बनते जी इस संडे को रहने दीजिए, अगले संडे बोल दूंगी। और जब कुछ अगले संडे आता है तो तब वो कहते हैं कि नहीं, इस संडे को भी छोड़ दीजिए, अगले संडे होगा। तो ये सभी बातें इस तरह से आती है कि कभी कभी जो है हम लोग अपनी बातों को कहना चाहते हैं लेकिन डर भी बना रहता है, और उस डर की वजह से हम अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। नॉलेज नहीं है, अपनी कोई ना कोई सब्जेक्ट का या कोई ना कोई विषय का नॉलेज तो जरूर होता है व्यक्ति के पास में, आपने अनुभव किया होगा। लेकिन फिर भी बोलने से हम यह डरते रहते हैं और बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ मुद्दों पर आज बातचीत करने की कोशिश करूंगा और बात बताऊंगा, जिससे आप लोगों के मन का डर है या जो हम कुछ कुछ बातें कहते हैं, तो ये बात समझने की हमें जरूरत है। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आज सुरेखा मैडम का हुआ, उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और उन्होंने शुरू में बात शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि मैं मराठी में बोलती हूँ, मुझे हिंदी नहीं है, या जो भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो इसमें उन्होंने पहले ही उन्होंने माफी मांग ली थी, आपने देखा होगा। तो हम कभी भी अपनी बातों को जब कहते हैं तो कभी भी आप माफी मत मांगिए, शुरू में ही माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुनने वाले लोग भी हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो या ना हो, दोनों अलग बातें हैं। लेकिन हमने कोई भारी गलती नहीं की है, क्योंकि एक तो भाषा भूलने भी आ सकती है या नहीं भी आ सकती, वो जानकार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आप कभी भी अपने भाषण में शुरू करने से पहले कभी भी माफी वाली बात मत कहिए, बिल्कुल भी कहना नहीं है। क्योंकि हम पहले ही अपना कमजोर जो है, जो बाजू है, उसको हम प्रकट कर देते हैं। तो हम अपने वक्तव्य में कमजोर बाजू को हमें लोगों के सामने बताना नहीं कि भाई हमें कुछ आता नहीं है, ये बल्कि हमें आने की ये बात कहनी है कि आए या न आए, लेकिन मुझे बताना याद है तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। यदि बताना याद नहीं तो खड़े होने का क्या प्रश्न था। तो इसलिए आप लोगों को ये बात स्किल काम आएगी जो मैं बता रहा हूँ, कि कभी भी जो है शुरुआती दौर पर ही हम लोग जो है ये बातें ना कहे कि मुझे गलती, या मैं जो कहूँगी मुझसे कोई गलती हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो माफी माफी तो बिल्कुल भी आपको मांगना नहीं है, कोई भी हो, एनीवन। जब भी हम अपनी बातों को कहते हैं तो उसमें हमें अपनी माफी या मुझे माफ कर देना वगैरह वगैरह बिल्कुल भी कहीं। आपने देखा होगा देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने भाषण को करने की कोशिश करते हैं, उनका भाषण कितना भी गलत हो जाए अंतिम तक, लेकिन तब भी वो माफी नहीं मांगते किसी से भी, क्योंकि वो उनकी बाजू होती है, जो अपनी बाजू से कहना चाहता है जिस बातों को, वो उनके विचार है, लोगों पर वह सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं और नकारात्मक भी डाल सकते हैं, या उन्हें अच्छा लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, दोनों बातें होती है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हमें ये कोशिश करनी है कि हम उनसे पहले ही माफी नहीं मांगेंगे, नंबर एक बात। दूसरी है कि उत्तम वार्तालाप करने के लिए हमारी जो शब्दावली है, वो भाषा शैली है, वो तो अच्छी होनी ही चाहिए। दूसरा, उसमें कोमलता होनी चाहिए।
तीसरी नम्रता होनी चाहिए। यानी कभी कभी आपने देखा कोई लोग भाषण करते तो गाली गलौज भी कर देते, तो ऐसे शब्दों को हमें छोड़ने की कोशिश करनी है जो बहुत जरूरी है। तो जिसे हम नम्रता का जितना भरपूर उपयोग कर सकते हैं अपनी भाषा शैली में, उससे हमें करने की कोशिश करनी है। और फिर कहा जाता है कि मिठास होनी चाहिए शहद की तरह, कि हम जो भी कहते हैं तो उस कहने में हमारा मिठास होना चाहिए। नहीं तो कई बार आपने देखा कि लोग शुरू ही में ही अपना अपना आवेश में आ जाते हैं, तो ये नहीं, बल्कि अपनी भाषा शैली में मिठास होना जरूरी है, जो बहुत ही आपके स्पीच को या भाषण को या जो भी देशना देंगे उसको एक प्रकार से वह सरल रूप से लोगों पर प्रभाव डालने का काम करेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें दया और प्रेम भी छुपा होना चाहिए। खास महत्वपूर्ण बात है कि हम जो भी कहेंगे तो कहने पर ये होता है कि उसमें दया और प्रेम की भावना भी छिपी होनी चाहिए। और साथ में हमने प्रसन्न होना चाहिए, जितना हम प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोलने के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें गुस्सा होकर नहीं, बल्कि हमें आनंदित होकर, प्रसन्न होकर हमने उस भाव को व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। खास महत्वपूर्ण बातें हैं। और जैसे कि आपने ये शहनम ने भी इस बात को दोहराने की कोशिश की है कि जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं अपने भाषण में या बताने में ये कोशिश करते हैं, व्यर्थ की बातों पर बड़ा फोकस करते हैं, बेकार की बातें जो काम की नहीं होती है। तो बिना काम की बातें हैं, जो व्यर्थ की बातें उसको तो हम छोड़ ही दें, क्योंकि सुनने वालों पर वो बोरियत महसूस कराता है, वो कोई काम के नहीं होते, उनको सुनने में कोई मजा नहीं आता है। तो इसलिए व्यर्थ की बातों को हम परहेज करें, कि हम व्यर्थ की बातें ना कहे तो और भी ज्यादा ही अच्छा है। उस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि हम जो कुछ भी बात कहते हैं तो कहने में संक्षिप्तता होना बहुत जरूरी होता है, कि हम कहें जरूर, लेकिन उसमें जितना हम कहते तो एक बहुत लंबा बड़ा सेंटेंस ना हो, तो छोटे छोटे हम वाक्यों का भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम उस पर एक प्रभाव डाल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात होती है। और फिर कहा गया कि हम जिस भी बातों को कहने वाले हैं तो उससे हम थोड़ा समझ ले, पहले पढ़ने की कोशिश करें, उसका थोड़ा जानकारी ले ले विषय की, कि हमने इस विषय पर हमने बोलने वाले हैं, तो उसको पूर्व में थोड़ी जानकारी हम लोग हासिल करने की कोशिश करें, उसके बारे में थोड़ा जान ले कि हमने इस बातों को कहनी है, ये मुद्दा है, तो उस रिलेटेड जो भी रहेगा टॉपिक, उससे हम यदि बात कहते हैं तो उसका एक प्रकार से आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि हम कॉन्टेक्ट के हिसाब से बात करते रहते हैं। यानी एक शीर्षक है, एक मुद्दा है, और उस मुद्दे के आधार पर हमने बात बताने की कोशिश की है। और मान लिया जाए कि हमने आज महिलाओं के बारे में कोई मुद्दा लिया है, और महिलाओं के मुद्दों को छोड़कर हम कोई दूसरे की बातों पर हम जोर देते हैं, तो उसका एक गलत मीनिंग निकलता है। इसलिए हमें मुद्दों पर जो भी हमने विषय को चुना है, तो उस विषय को चुनते समय हमें उस पर हमें बात करनी चाहिए। यानी कहीं भी दुनिया में जाओ, लेकिन फिर से वहां वापस आना चाहिए। यानी हमने कहीं दूसरा उदाहरण दे दिया है या दूसरी तरफ हम लोग चले गए हैं बताते बताते, तो ऐसे बात करते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें हमें अपने मुद्दों पे फिर से वापस आ जाना चाहिए, और उसे हमें कहने की कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। और फिर इसके साथ साथ हमने जिस मुद्दों पे हम बातचीत करने वाले उसकी हम तैयारी कर ले, कि ये हमारा मुद्दा है और इस मुद्दे पे हम लोग बोलने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत भी आपने तैयारी कर लिया, उसके कुछ मुद्दे लिख लिए हैं, तो आप उस मुद्दों के आधार पर अपने बातों को कह सकते हैं, जिससे कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी ये मत समझिए कि हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कोई हायर एजुकेशन लिया है या नहीं है, और किसी को कुछ आता है या नहीं आता है। सीखने की जो प्रवृत्तियां होती है वो किसी भी हद तक मनुष्य को लेकर जा सकती है। आपने देखा होगा भारत में अक्सर जो नेता लोग हैं, चाहे वो महिला या पुरुष हो, दोनों में से आप यदि इनका एनालिसिस करेंगे, इनका कुछ अध्ययन करते हैं, तो आप दोनों में ये पाएंगे कि बहुत कभी कभी नेता लोग ज्यादा पढ़े हुए लोग नहीं होते। आपने देखा होगा कुछ कुछ होते हैं, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी होते, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो नेतागिरी कर करके उनको एक हैबिट हो जाती है भाषण देने की, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को कहने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अन्य कुछ बनने के बाद भी तो नहीं करते, लेकिन प्रयास करते करते वो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें आ जाती है। तो इसलिए इसे हमें ध्यान रखना है। और फिर है दूसरा दृढ़ निश्चय, कि हमें दृढ़ निश्चय के साथ में हमें अपने उस विचारों पर मजबूती के साथ में बातों को रखने की कोशिश करनी चाहिए। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुद्दों पे हमने अपने विचारों में हमेशा पक्का बना रहना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लिया जाए
अंधविश्वास गलत है। एक उदाहरण के लिए समझे आप, अंधविश्वास गलत है, बाल विवाह प्रथा एक गलत है, और सिर्फ पुरुषों को ही समानता मिलनी चाहिए और महिलाएं पीछे रहनी चाहिए, ऐसे दहेज प्रथा गलत हैं, ऐसे कई मुद्दे होंगे। तो ऐसे मुद्दों पे हमें एक प्रकार से दृढ़ पूर्वक अपनी बातों को हमें रखना कि गलत है तो गलत है, चाहे वो लाखों लोग और करोड़ों लोग भी यदि कहते होंगे ये सही है, लेकिन हमें पता है कि अंधविश्वास गलत है तो वो गलत है, दहेज प्रथा गलत है तो गलत है, समानता जो है वो गलत है तो गलत है। तो ऐसे कई मुद्दे होंगे, ऐसे मुद्दों पे हमें दृढ़ निश्चय अपने बना के रखना चाहिए, अपने विचारों में कभी भी हमें बदलाव नहीं लाना चाहिए। यानी जो सही है उस मुद्दों को हमें एकदम, जिसको मराठी में ठामपन मने बोलते हैं, ठामपन, कि हम पूरे उस मत को हम पक्का मान चुके हैं कि गलत है, तो उसे हमें बताने में कभी भी अपने विचारों को बदलना नहीं चाहिए, जो कि बहुत जरूरी माना जाता है। और फिर ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे हम विचार करते जाएंगे, तो जैसे जैसे विचार करते जाएंगे तो वैसे वैसा वो हमारे भाव जो है वो ऑटोमेटिकली प्रकट होते जाएंगे। तो एक स्वाभाविक बातें होती हैं। तो कुछ मुद्दे हम लोग लिख सकते हैं और कुछ मुद्दे ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वह निर्माण हो सकता है उस समय काल परिस्थिति के आधार पर, तो उस बातों को भी हम कह सकते हैं। और इसलिए क्योंकि दिमाग जैसा सोचता है, जैसे मैडम ने भी बताई कि मन जैसा विचार करेगा वही सभी बातें उत्पन्न हो जाती है, तो वैसा ही एक भाव होता है कि जब हम लोग किसी बातों को कहने वाले तो हमारा दिमाग वैसा काम करता है, और जैसा वो विचार करता है वैसी भाषा शैली भी एक प्रकार से उसी से बनते जाती है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि हमें कहीं किसी कारण से कोई हम लोगों ने मुद्दा एक प्रकार से भूल गए हैं, या कभी कभी आपने देखा कि हम लोग मुद्दे लेकर जाते हैं, वहां पंखा चल रहा हो या कोई भी चीजें ऐसी आ गई है, तूफान आ गया, हवा आ गई, और वो आपका पर्चा गायब हो गया वहां से, उदाहरण के लिए समझे। कभी कभी ये होने की संभावना बन सकती है कि आपने तैयारी करके गए और तैयारी करने के बाद वहां गर्मी हो रही है, इसलिए किसी एक कार्यकर्ता ने वहां पंखा चालू कर दिया, आपका पोडियम पे या टेबल पर जो है वो टेबल पे आपका वो एक प्रकार से पर्चा रखा था, लेकिन वो पंखा चालू होने की वजह से या हवा आने की वजह से एक्स वाई जेड जो भी हो जाए उस समय की परिस्थिति के आधार पे, और वो पर्चा आपका गोल हो गया मान लिया जाए, तो जहां पर्चा गया है आप उसके पीछे पीछे भागे दौड़े तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय आपको अपनी बात कहनी है। तो ऐसी परिस्थिति में याद रखो कि भाई मेरा पर्चा मैंने तैयारी करके आया था, वो मैंने लिखा भी था, लेकिन अब ये है नहीं, गायब हो गया, तो कोई उठाकर लाकर दे एक तो अलग बात है उस समय के आधार पर, लेकिन यदि मान लिया जाए पर्चा गायब हो गया और हमने बंद कर दिया, तो तब बात तो सही जमने वाली नहीं है। तो इसलिए हम अपने विचारों को, अपने भावों को, जो मुद्दा हम लोग बताने वाले थे उस मुद्दों को और भी हमें कंटिन्यू करना है, उसे बताने की हमें कोशिश करनी है। तो जैसे जैसे हम उस मुद्दों को लेते रहेंगे तो हम उसको बता सकते हैं आसानी के साथ में, और उस समय भयभीत होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई पर्चा गोल हो गया तो मैं बहुत घबरा गई हूँ या घबरा गया हूँ वगैरह, और पसीना पसीना हो जाए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब हम अपने शब्दों को या अपने जो भी हम बताने वाले हैं उस मुद्दों को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। और यदि वो ये पर्चा चले भी गया तो बाद में आपको ये नहीं बोलना है कि भाई देखो मैं तो बहुत बात कहने वाली थी और लेकिन ये मेरा पर्चा गुम हो गया और मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। तो ये भी हमें लोगों के सामने कहने की आवश्यकता नहीं है। यानी अपनी जो गलतियां हैं, जो अपनी खामियां हैं, उसे प्रकट करना बिल्कुल भी नहीं होता। एक खास बात ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि सुनने वाले भी बुद्धिमान हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या जो भी होंगे एक्स वाई जेड, लेकिन हमें अपनी इन चीजों पर ध्यान रखने की कोशिश करनी है। और हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है कि हमें यदि ऐसा कोई समय आ जाता है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस समय सुनने वाले भी मनुष्य ही है और हम बताने वाले भी मनुष्य हैं। तो इसमें डरने की और घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं मानी जाती है। और एक खास बात और भी ध्यान रखना होता है कि हम किसी सेंटेंस को बार बार हमें दोहराना नहीं चाहिए। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य होती है कि कभी कभी होता है कि हम एक ही शब्द को बार बार कभी कभी किसी की हैबिट हो जाती है और उसके कारण जो है वही वही शब्द हम बार बार बोलते रहते पूरे भाषण में, अपने वक्तव्य में। तो बार बार रिपीटेशन जो होता है शब्दों का, उसे हमें बचे रहने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सकता है। क्योंकि सुनने वालों में थोड़ा सा एक बात आती है कि भाई हम लोग बार बार एक ही शब्द को सुनते हैं, किंतु परंतु वगैरह वगैरह ऐसे जो कोई भी शब्द है, तो इससे हमें ध्यान रखना है कि जिस समय इसकी आवश्यकता है तो इसे जरूर इस्तेमाल करना है। लेकिन यदि मान लिया आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है
तो हमें वहां पर इसे छोड़ देना चाहिए। इसे हमें बार बार कहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस बातों का हम विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें। और जब हम जो कोई वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बातें हम लाने की कोशिश करें जिससे उसमें प्रसन्नता निर्माण हो, आनंद निर्माण हो, खुशी निर्माण हो, और उस शब्दों को हम लाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो जज मतलब सब जानते भी होंगे तब भी हम उस बातों को कह सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं। और जिस बातों को लोग जानते हैं वो जब बातें कहते हैं तो उनका आकर्षण और बढ़ जाता है, क्योंकि उनको सुनी हुई बातें होती है, वो तो सुनी हुई बातें जल्दी समझ में आती है, तो इसलिए वो बातें भी उनके लिए अच्छी हो जाती है। इसलिए ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनकी रुचि और भी ज्यादा बढ़ सकती है और उसे सुनने में अच्छा लग सकता है। ये बात हमें ध्यान देना है। हम कोई किस्सा बता सकते हैं, चाहे वह अभी वर्तमान का हो या फिर भूतकाल का हो। हम कोई किस्सों को हम एक प्रकार से बताने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को किस्सा कहानी जो है ये बड़ी समझ में जल्दी से आती है, बड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है उनका सुनने में। कोई कहानी बता दो तो सबका ध्यान भटका होगा या कोई इधर उधर बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन जैसे आप कहानी किससे बता दोगे सब अलर्ट हो जाते हुए, कुछ तो भी नई बातें हैं, इससे बाद में कोई बातें निकलने वाली हैं। तो ऐसे चीजों का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहद जरूरी मानी जाती है किस्सा के माध्यम से। तो वह वर्तमान का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है, या आप नए इस तरह से भी उसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि कई ऐसी बातें होती है जो नए इस तरह से भी लोग बनाने की कोशिश करते हैं और उसे एक आनंदित रूप से या आकर्षण के रूप में उसे बताकर जो है एक सार के रूप में लोगों के सामने हम प्रकट कर सकते हैं, ये बात होती है। और फिर कहा जाता है कि जो भी बात हम कह रहे हैं वो निर्भयी होकर बोलने की कोशिश करे, वो चाहे गलत हो या सही हो, दोनों बातें उस समय के लिए जो भी होगी, तो उस समय के काल में या उस समय की परिस्थिति में हमें निर्भय होकर, बिना निर्भय होकर मतलब किसी प्रकार का डर नहीं है और मैं बिंदास बातों को कह रहा हूँ, गलत होगा देखेंगे, सही होगा तब भी देखेंगे, बिंदास एक प्रकार से हमें बोलने की कोशिश करनी है और ये बातों को प्रकट करने की कोशिश कर। लेकिन ख्याल रखना है कि जो भी हम बोलेंगे वह सही होना भी जरूरी है, यानी वह गलत भी ना हो, लेकिन यदि हो तो हम उसे अच्छे ढंग से एक प्रकार से साहस के रूप में उन बातों को कर सकते हैं। और इसके लिए हमने कुछ अभ्यास भी करने की जरूरत होती है। जैसे मैं आप लोगों को बहुत बार ये बात बताते रहता हूँ कि आप चाहो तो आईने के सामने अपने रूम में बैठकर या कहीं पर भी जो है जब आप अकेले रहते हो तो उसकी प्रैक्टिस करो, उसे बोलने की कोशिश करो और बार बार जो है लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ ये आभास भी लाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो इस ढंग से यदि हमने इस बातों पर जोर देने की यदि कोशिश की गई तो जिसे बोलते हैं ना हम एक बिंदास के रूप में हम लोग अपनी बातों को रखने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसका भी अभ्यास करने की कोशिश करना। और इस एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर लोग लाते हैं, निजी अपनी समस्याओं से बचे रहने की कोशिश करें, यानी निजी समस्याओं को लोगों के सामने प्रकट बिल्कुल भी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, मैंने भी कई लोगों के भाषण सुने हैं, तो लोग अधिकतर वो निजी और समस्याओं को या निजी बातों को लाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए समझे कि भाई मी बाबा साहब मुड़े 1000 रुपए से साड़ी घालतो है वगैरह वगैरह। ये जब आप कहते हैं तो ये बात आती कि भाई आप तो पहन रहे 1000 की साड़ी, लेकिन आपका समाज थोड़ी 1000 की साड़ी पहन रहा है, तो आप फिर उसके लिए 1000 रुपए की सबको साड़ी दान कर दो ताकि वो सुनने के लिए जब आएंगे तो वो भी 1000 रुपए की साड़ी पहन कर आएंगे। तो कहने का मैं उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो निजी बातें होती है या निजी समस्या होती है, उस निजी समस्या से हमें बचे रहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ वगैरह वगैरह जितनी बातें हैं, तो उसे हम टाले तो अच्छा है। क्योंकि कभी कभी निजी समस्या को बताने के बाद में प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना बढ़ी जा सकती है, इसलिए कि कोई भी ऐसी बातें ना हो जिससे वहां पर बोलने वाले या सुनने वाले जो लोग होंगे वो आपसे कई ऐसे सवाल खड़े कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों से हमें बचे रहने की कोशिश करना। और इसलिए निजी समस्या की जगह सार्वजनिक समस्या पर ज्यादा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे मैं इसे बताने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में उनके पारिवारिक समस्याएं बहुत थी। रमाबाई बीमार हो जाती थी, बच्चे भी मर जाते थे, लेकिन आप उनके भाषण में कभी आप नहीं सुन पाओगे कि मेरी आज पत्नी बीमार है तो अभी मैं भाषण देने के लिए आया हूँ। ये कभी भी
उन्होंने प्रकट करने की नहीं कोशिश की है, या कोई भी XYZ दुनिया में जितने भी महान विभूति होकर गई है, तो उन्होंने कभी अपनी पर्सनल समस्याओं को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि यदि वैसा होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सुनने वालों पर गलत होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए सार्वजनिक समस्या पर हम ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करें और निजी समस्या को हमें दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और नहीं तो इसका एक गलत इम्पैक्ट और कुछ प्रश्न भी निर्माण हो सकते हैं। तो ये हमें ज्यादातर जो कोशिश करनी है। और फिर कहा गया कि जमीन से जुड़ी हुई बातों को ज्यादा हम फोकस करें, यानी जमीन से जुड़ी हुई बातें जो लोकल टाइप की हो, जो जमीन से जुड़ी हुई जमीन की जो समस्याएं होती है उससे रिलेटेड जो बातें होती है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। जैसे आप वर्तमान में देखेंगे तो बेरोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, लोगों के और भी कई ऐसी समस्या है जो वर्तमान से रिलेटेड होगी। यदि आप आदम खां के जमाने की समस्या को लाएंगे और अभी वर्तमान में उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो व्यर्थ में चली जाती है बातें भी, और हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है, और वो वर्तमान में हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो वर्तमान की जो बातें हैं उस वर्तमान की जुड़ी जमीन से जुड़ी हुई समस्या को ज्यादा प्रकट करने की कोशिश कीजिए, जो ज्यादा आपके लिए मददगार और अच्छी तरह से बनने में सहायक बनेगी, और उसे हमें बार बार करने की कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि अपनी बात जो है वो जैसे मैंने बता ही दिया कि कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें कभी कमजोर है या मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं नहीं बोल सकती हूँ, या मैं पहली बार बोलने जा रही हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये इससे क्या होता है कि एक्चुअली हमारे समय चले जाता है यही बातें कहने से, और जो मेन मुद्दों की बातें होती है उसके लिए हमें बताने के लिए समय कम मिलते रहता है। तो इसलिए मेन बातें हैं उसके लिए हमें बताने के लिए ज्यादा समय मिले, और जो एक प्रकार से जो हमारे समय को ले लेती है, जिनका इम्पैक्ट सही नहीं होता, तो हमें उसे बचे रहने की कोशिश करनी है। यानी ये बात मैं कह रहा हूँ जब हम लोगों के सामने बातें कहने की कोशिश करते तब के लिए, या किसी मीटिंग में हम लोग 4 6 10 20 लोग बैठे अपने अपने लोग, तो वहां तक ये सब चीजें चल सकती है। लेकिन जब हम लोगों के सामने बात रखने वाले हैं तब इस बातों को हम विशेष तौर पर ध्यान रखने की कोशिश करें, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है और घबराने की बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए इस बातों को हमें ध्यान रखने के लिए कोशिश करना। और फिर कहा गया कभी कभी आपने देखा है कि 15 मिनट है या 20 मिनट हमें मिले हुए हैं, तो समय अवधि का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम प्रैक्टिस की दृष्टि से तो समय हमें मिल जाता है, लेकिन जब हम किसी जगह में हम जा रहे हैं अपनी बातों को कह रहे हैं और वहां पे हमें मान लिया जाए, एक उदाहरण के तौर पे समझे इसे कि हमें 20 मिनट दिया गया बोलने के लिए, तो 20 मिनट में अपनी बातों को आप लोग 15 से 16 मिनट कह लीजिए, और फिर 3 4 मिनट का जो समय अंतिम में बचा रहता है उसमें अपनी बातों को कंक्लूड कीजिए, यानी संक्षिप्त में अंतिम में समझाए कि मेरा जो 1 घंटे में या 2 घंटे में या मैंने 15 मिनट में जो बातों को कहा है उसका आप एक प्रकार से निचोड़ बता सकते हैं और अपनी बातों को आप समाप्त कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब थोड़ा भी फिर भी हमें थोड़ी घबराहट हो रही होगी, तो घबराहट हो रही है, हम नहीं हिम्मत आ रही है, तो ऐसे समय में एक मुद्दा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बोलने से पहले, जाने से पहले चाहे तो आप एक दो 3 बार जो है जोरों की सांस ले सकते हैं, यानी फेफड़ा में इतनी सांस पैदा हो जाए कि वो आपको शक्ति दे दे अंदर से, तो आप जोरों से सांस ले सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको घबराहट होने की संभावना पाई जाती है, यानी आप जोरों से सांस ले और सांस लेने के बाद में हिम्मत आ जाए, क्योंकि फेफड़ा खुलेगा साथ, तो आपका जो मन है वो एकाग्र हो जाएगा, और बेकार की जो डर हमारे मन में सता रहा है तो उससे आप उस समय के लिए वो डर जो है आपसे दूर होने की संभावना पाई जा सकती है। और हम एक प्रकार से प्रसन्न और हंसते हुए मुस्कुराते हुए करने की कोशिश करें। और कभी कभी एक बात आपको ध्यान दिया होगा आप लोगों ने अनुभव की दृष्टि से, कि आप कुछ बातें बोल रहे हैं और कभी कभी दो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं बीच बीच में, वहीं पे बैठे बैठे लोग, तो हमारे दिमाग में ये बातें आती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, या मेरी बातों पे कोई ये बातचीत तो नहीं कर रहे, मेरा कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी कई बातें उस समय हमारे जो मन में है वो उत्पन्न हो जाती है, और फिर हमें अंदर से थोड़ा डर महसूस होने लगता है कि यार हमारा कुछ तो भी है, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में। तो उस समय की जो बातें, जब वो कोई भी आदमी यदि ऐसा करता है या बात करते भी दिखाई देते हैं, तो हमें उनके तरफ फोकस नहीं करना चाहिए,
जरूरी नहीं कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, या हम जो बातें कह रहे हैं वो उसके लिए ही विचार करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई भी बातें कर सकते हैं, या जो भी कर रहे हैं क्योंकि हमने सुना ही नहीं है, तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे ऊपर में नहीं होनी चाहिए। फिर और एक बात है कि सामने वाला हम बोल रहे हैं या हम अपनी बातों को कहते जा रहे हैं, तो मेरे से कहीं गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे इसको तो अपने दिमाग से निकाल दो। वो क्या कहेंगे ये उनका मामला है, हमारा एक ही काम था कि हमने अपनी बातों को जाकर वहां बताना है, बस। इसके अलावा कोई हमारा मुद्दा नहीं। वो क्या कहेंगे ये हमारा मुद्दा नहीं है, वो जो कह देंगे वो बाद में हमें पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि हमें अपने तरफ से, मुझे अपनी जो भी विषय दिया गया है बोलने के लिए, जो मैं विचार प्रकट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस समय में मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं अपनी बातों को अच्छी ढंग से बताने की कोशिश करूंगा या करूंगी, बस इतना मेरा ध्यान है। लोग हंसते होंगे नहीं हंसते होंगे वो ये सब उनका मामला है, मुझे इस पे कोई भी बात ध्यान देने की कोशिश करनी नहीं है। और यह एक प्रकार से एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं, चाहे वह उम्र से 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 60 साल के हो, 80 साल के हो, या 100 साल के भी लोग बैठे होंगे, लेकिन उनको मानो कि वो 4-5 साल के सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं, उससे ऊपर के नहीं है। ये हम खुद फील करने की कोशिश करें कि मैं जिनको बता रहा हूँ या बता रही हूँ वे सिर्फ 4 या 5 साल के बच्चे, इससे बड़े कोई है नहीं वहां पे। तो जब ये भाव, क्योंकि आप देखो एक प्रकार से आप माता हो, और आप माता हो तो अपने बच्चों के सामने कैसे आप डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा। आपको ये करना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो बच्चों का जो कद है और माँ के कद में अंतर पाया जाता है उस समय के लिए। तो आप जब किसी बातों को कहने वाले हो, तो ये हंसी के लिए लगेगी थोड़ी सी बातें आप लोगों की, बनते जी तो बता रहे कि ये 4-5 साल के बच्चों को मानो, थोड़ा हंसी जैसी बातें हैं, है बहुत छोटी बातें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी बड़ी बातें हैं कि आपका डर वहीं पे समाप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और अपनी बातों को आप आसानी से कह सकते हैं। जिसके कारण आपके मन में डर था, तो वो डर ही निकल जाता है, क्योंकि आप अपने बच्चों से कभी डरते नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, आप अपने बच्चों को कंट्रोल करते हो, तो उसमें इस बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आप ये सोचिए, हंसी जैसे बातें तो लगती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, स्किल है, एक टिप्स है एक प्रकार की, देखा जाए तो प्रैक्टिकल बातें के तौर पे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। हमें अपनी बातों में और भी निखार लाने के लिए, गति लाने के लिए, तो ये बात भी विशेष तौर पे ध्यान देने की कोशिश करनी है। तो हम उन्हें 4 साल का या 5 साल का बच्चा मानने की कोशिश करें, और हमें इससे क्या होगा कि हमारी एक डर जो है वो हमारा निकल जाएगा, और हमें हिम्मत आएगी, और हम अपनी बातों को अच्छी तरह से कह सकते हैं। फिर और एक मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ जो अक्सर देखा जाता है, कि जैसे आपके सामने कोई माइक मिला हुआ है, और माइक कभी कभी होता है ना कि वो स्पीकर चालू रहता है, और हम फिर अपने नजदीक लाते हैं तो उसकी एक आवाज होती है और लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि उसका आप बटन बंद कर दे, और तब उसको आगे पीछे करने की कोशिश करें। कि बटन बंद करके यदि आप अपने पास उसे लाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं होगी, और जब आवाज नहीं होगी तो आप अपनी बातों को कर सकते हैं। और खासकर कभी कभी आपने देखा कोई लोग जाते हैं, जाते ही हेलो हेलो बोलने लगते हैं, आपने देखा होगा माइक के अंदर में, और उसे चेक करते हैं, जरूरत नहीं है उसकी। आप जाके जो है 2-3 बार उस माइक को अपनी उंगली से ऐसा कर लीजिए, उसकी आवाज आपकी उंगली लगाने से यदि आ जाती है, तो समझ लीजिए कि आपका माइक सही काम कर रहा है, आपकी आवाज को जरूर वो ग्रहण कर लेगा। लेकिन यदि आप जाकर हेलो हेलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत है, वो सही तरीका नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो मैनर नहीं माना जाता है। लोग करते हैं तो उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप लोग इस बात को समझ रहे, इसलिए आपको बिल्कुल भी ये करना नहीं है। इसे अपने उंगलियों के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करें। और फिर कहा जाता है कि हम अपने निरंतर ज्ञान को बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, और नई नई चीजों को हमने सुनने की कोशिश करनी चाहिए। यानी ज्ञान को हमें सतत ही बढ़ाते रहना चाहिए और सुनना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। जिसके लिए पुस्तक का पढ़ना, अच्छी बातों को सुनना, ज्ञान का वर्धन करना जितना हम कर सकते हैं, और सीखने की जितनी ज्यादा हो सके हमने उस प्रवृत्तियों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम कभी भी डर नहीं पाएंगे, और हम बिंदास अपनी बातों को कहने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे हिम्मत नहीं है, मैं आज नहीं कर पाऊंगा, कल नहीं कर पाऊंगा, परसों
1 साल बीत जाएंगे, लेकिन वे जब हिम्मत नहीं ला सकते तो कह नहीं सकते। और साथ में एक महत्वपूर्ण बातें होती है कि जब हम किसी बातों को कहते हैं तो कहने के लिए हमें ये बात समझना है कि हम अपनी बातों को बताने के बाद उसे बाद में हम लोग जाने कि क्या हमने जो कुछ भी कहा है वो ठीक है या नहीं है। तो उसे बाद में सुनने के बाद यदि कोई कहता है कि ठीक है तो उसमें और भी सुधार लाने की कोशिश करना। और यदि मान लिया किसी ने कहा कि हमें कुछ बातें चूक गई थी, हमारी आवाज धीमी थी, हमारी आवाज सही नहीं थी। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आज जो रोली है इसने गाना तो अच्छा गाया, लेकिन इसकी आवाज जो है चूंकि ये हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ले रहे हैं तो कभी कभी दिक्कत होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन आवाज जितनी लोगों तक जा सकती है उतनी हम लाउडली बातों को कहने की कोशिश करना। जितनी ज्यादा यदि धीमी आवाज हो जाती है तो लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आवाज हमारी जो है एक प्रकार से बुलंद होनी चाहिए, एक प्रकार से अच्छी होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखने की कोशिश करना। और अंतिम में एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन आयोजकों लोगों ने हमें बुलाया है, जिन समिति ने हमें बुलाया है और उन लोगों ने हमें बोलने का जो अवसर दिया है, इसलिए उन सबका हम धन्यवाद अदा कर सकते हैं, उनको शुक्रिया बोल सकते हैं और उनका एक प्रकार से हम कृतज्ञता को व्यक्त किया जा सकता है, जो बहुत जरूरी है। उसे हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है हमें बुलाया है और हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। और उसी के साथ साथ सुनने वाले लोगों को भी हमने हमेशा उनको धन्यवाद देने की कोशिश करना, क्योंकि सुनने वाले नहीं रहेंगे तो बोलने वाला कितना भी महान आदमी हो तो महानता को कोई अर्थ नहीं मिलता है। और इसलिए सुनने वालों का और आयोजक की जो टीम होगी उन सब टीम के लोगों का या जो जो भी आप जिन जिन लोगों का धन्यवाद अदा कर सकते हैं तो उनका हमें अभी धन्यवाद अदा करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। उनको उनके प्रति हमने कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना चाहिए, ये कभी हमने भूलना नहीं चाहिए। और अंतिम में भी हम इस बात को हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करें कि अंतिम में भी मेरे द्वारा जो भी गलतियां होगी उसे माफ कर दो, ये बिल्कुल भी बोलने का नहीं, यानी शुरू में भी नहीं और अंतिम में भी नहीं। जो होगा माफ किया जाएगा, लेकिन हमें अपने तरफ से इस बातों को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने जो बताया है, जब आपने 20 मिनट 10 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटा बोल चुके हैं तो उसमें मेरे द्वारा गलती हो गई है तो माफ कर दे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी माफ किया ही जैसे होता है, वो करे या ना करे, लेकिन हमें अपने तरफ से इस बातों को बिल्कुल भी कहने की कोशिश नहीं करना है। यदि आप लोगों ने इतने मुद्दे यदि ध्यान में रख दिए तो मेरी ऐसी मान्यता है कि आप लोग बोलने में बहुत ही अच्छी तरह से एक प्रकार से बन पाएंगे। और इसलिए मेरी एक कोशिश है कि आप लोग जो है 14 अप्रैल आते आते तक मैं आप लोगों को स्मार्ट बनाना चाहता हूँ। स्मार्ट जिसे बोलते हैं ना, स्मार्ट सिटी बनाना है। लोग कहते हैं भारत के अंदर में स्मार्ट सिटी बनाना है, और मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों को स्मार्ट बनाऊंगा। जब हमारे देश के नागरिक स्मार्ट बन जाएंगे सिटी ऑटोमेटिकली स्मार्ट बनने वाली है। सिटी को स्मार्ट बनाया नहीं जाता, सिटी में रहने वाले लोगों को स्मार्ट बना दो तो सिटी ऑटोमेटिकली जो है वो स्मार्ट बन जाती है। तो ये मेरी आज के लिए आप लोगों के लिए ये संक्षिप्त में कहना था। और आज जैसे कि संचालन सिंधु मैडम ने की, ये बड़ा अच्छा इन्होंने संचालन किया है। और रोली ने अपने गीत को प्रस्तुत किया, छोटी सी बच्ची है लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से गीतों को प्रस्तुतिकरण किया है। उनकी आवाज में चाहूंगा कि थोड़ी और वो अपनी आवाज को खोले। और सुरेखा मैडम ने भी अच्छी बातों को कहा है, उनका काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो अच्छी बोल सकती है, लेकिन वह सॉरी बोलना बंद कर दे और बाकी की और चीजों को मजबूत बनाए, जिससे वो एक अच्छी वक्ता के रूप में दिखाई दे सकती है। साथ में शैनम है, इसने भी बड़ी अच्छी बातों को रखने की कोशिश की है। खासकर इन्होंने महिलाओं की समस्या पर इन्होंने ध्यान केंद्रित कराया है। और शैनम को भी हम बताना चाहेंगे कि हमने भी सार्वजनिक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन हमारी महिलाओं ने अपनी हिम्मत को जरा कमजोर बनाया हुआ है। लेकिन अब इन फ्यूचर में इसे हम तरोताजा करने की कोशिश करेंगे, ताकि उद्यमी में महिलाएं जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से सभी प्रकार से वह सक्षम हो सके। तो इस आजाद भारत के अंदर में इस तरह की मजबूती लाना, क्योंकि विश्व में बहुत भागदौड़ है और ज्यादातर महिलाओं को डेवलप करने की बातें की जाती है कि इसके लिए अनेक पहलू है जिसके माध्यम से हम लोग इसको मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। यानी एक शब्द में कहे तो सशक्त बनना चाहिए। इन बातों की तरफ में सभी लोगों ने, अपने जितने लोग थे उन्होंने बात रखी। 2 वक्ता हमारे शामिल नहीं हो पाए,
उनकी अपनी कुछ बातें हो सकती है, लेकिन दो लोगों ने और ये रोली ऐसे मिलाकर आज की सभी लोगों ने अच्छी तरह से बातों को प्रकट किया। तो सब लोगों का अभिनंदन, और आप लोग और भी ऐसे आगे बढ़े और सभी लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी लोगों ने सुनने की कोशिश की है। तो यही उम्मीद जताई जा सकती है कि हम लोग और भी इसमें मजबूती लाएं और मजबूती के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो सबको प्रति मंगल कामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म पालन गाथा की 2 लाइन बोलकर ही हम लोग आज के इस कार्यक्रम को, जो साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, उसी को हम लोग आज समाप्त करेंगे। धन्यवाद। सब पापा साधु जय भीम बनते जी। जय भीम। वंदा में बनते जी। सुखी हो। वंदा में बनते जी। सुखी हो। वंदा में बनते जी। वंदा में बनते जी।